नेशनलिज्म इन इंडिया, अगर हम देखें व्हाट इज नेशनलिज्म, तो नेशनलिज्म इज अ फीलिंग ऑफ वननेस इन पीपल who have got one language, one culture, and they are one and they are separate from the others. This feeling started growing in Europe. कहाँ बनी? यूरोप में बननी शुरू हुई नेशनलिज्म की फीलिंग, राइट? और हम देखते हैं दैट फीलिंग came to India also, but here the cause and growth of this feeling was because of colonialism. All the people were against the people who were ruling them. In Indian case, it was the British, right? And because they were feeling that they are being oppressed and they were under an experience of colonialism. And colonialism का मतलब है कि बाहर के लोग उनके ऊपर राज कर रहे थे, जिस चीज को उनको अच्छा नहीं लगा. और हम देखें कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी played an important role in this particular movement, and you can see that he became instrumental in growth of nationalism. But nationalism does not begin with Gandhiji. Gandhiji was there till the independence, but nationalism has its root way back to the time Indian National Congress and its people started fighting for nationalism. And there are so many things which we have missed out here about nationalism. And so, first of all, uh, I will try to stress on the fact that how Gandhiji became important in this particular movement. And so, as the book proceeds, it talks about uh, First World War, Khilafat, and non-cooperation movement. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक नई इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन बनी. तो पेपर में एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन नेशनलिज्म. एक और क्वेश्चन हो सकता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन डिस्कस. तो ये पूरा पैराग्राफ उसका आंसर होगा. पहला पॉइंट होगा कि डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ गया, कस्टम ड्यूटीज गवर्नमेंट को बढ़ानी पड़ गई. क्योंकि गवर्नमेंट को क्यों बढ़ानी पड़ गई कस्टम ड्यूटीज? क्योंकि और इनकम टैक्स भी बढ़ाना पड़ा. इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया उस ज़माने में. क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? क्योंकि लोग गवर्नमेंट को पैसा चाहिए था. अब इससे क्या हुआ कि जो लोग थे, जब उनके ऊपर नए नए टैक्स लगे तो उनके ऊपर हार्डशिप बढ़ने लगी. ठीक है ना? और पीपल वर कॉल्ड टू सप्लाई सोल्जर्स. यंग लोगों को आर्मी में फोर्स करके रिक्रूट किया गया, जिसके मारे बहुत ज़्यादा एंगर हुआ लोगों के अंदर. और क्रॉप फेल्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द इंडिया रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड. कि अब जो एबल बॉडीड लोग थे वो आर्मी में चले गए, जिसके हमारे क्रॉप फेलियर के चांसेस बढ़ गए. और उसी समय इन्फ्लुएंजा आ गया. तो ये सारी कंडीशंस थी कि जैसे इस समय कोरोना आ रहा है, उस ज़माने में इन्फ्लुएंजा आ गया था, जिसके मारे लोग जो थे पैरिश हो गए फैमिन से या एपिडेमिक से. तो ये वो कंडीशंस थी जिसके मारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी वो होने लगी. गांधी जी इंडिया में आए जनवरी 1915 में. ठीक है? जब गांधी जी इंडिया में आए तो उन्होंने कुछ काम किए जिसको हम अभी डिटेल में यहाँ देख रहे हैं. सत्याग्रह को लोग कहते हैं कि ये पैसिव रेजिस्टेंस है, मगर ऐसा नहीं है. इसके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, क्योंकि जो सत्याग्रह रही है और जो सत्याग्रह कर रहा है वो एक फिजिकल फोर्स की बात नहीं कर रहा.
एक सत्याग्रही जो है वो एक फिजिकल फोर्स की बात नहीं कर रहा जिसमें वो किसी और के ऊपर डिस्ट्रक्शन वो करे, वो एक सोल की फोर्स है। और एक पीसफुल वो है। और हम इंडियंस जो हैं, हम वेपन से उनसे नहीं जीत सकते मगर सत्याग्रह से जीत पाएंगे। तो गांधी जी आप देखें कब इंडिया में आए, थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था, गांधी जी आए 1915 में। वेरी गुड। और उसके बाद हमने क्या देखा, 17 में उन्होंने चंपारण में गए और चंपारण में उन्होंने ओप्रेसिव सिस्टम ऑफ प्लांटेशन जो था उसको बंद किया। चंपारण में जो किसान थे वो जो नील की खेती थी उसमें उन्होंने कुछ नील जो था उसको बेचना चाह रहे थे और वो बेचने की कोई ऑप्शंस बचे नहीं थे और बहुत मुश्किल हो चुकी थी किसानों के ऊपर। और गांधी जी ने इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई और 1917 में ही गांधी जी खेड़ा में भी गए। खेड़ा में दो प्रॉब्लम हो गई थी, एक तो हो गया था क्रॉप फेलियर और प्लेग वो हो चुका था एपिडेमिक। अब प्लेग होने से अगर आप देखें तो क्या हुआ कि कई सारे लोग जो थे, जो रेवेन्यू था वो पे नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इतनी बीमारियां होने के बाद जब खेती हो ही नहीं पा रही तो लोग कैसे टैक्स पे कर देंगे। तो गांधी जी जो थे उन्होंने लोगों की तरफ से इस बात को उठाया और हम देखते हैं कि अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स की सपोर्ट में आए। कॉटन मिल वर्कर्स जो थे उनकी लड़ाई हो गई थी अपने मालिकों से और मालिक उनको नौकरियों से निकालना चाह रहे थे। तो गांधी जी ने मालिकों को कहा कि नहीं, आप वर्कर्स का वो सैलरीज को जॉब्स वापस दीजिए। इस तरीके से गांधी जी एक लोकप्रिय नेता बन गए। रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट 1919 में पास हुआ था और ये बहुत जल्दी पास किया गया। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आप सोचिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम लोगों के पास जितने भी फ्रीडम्स थे, जैसे आपके पास राइट्स हैं, वैसे ही जितने भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे तब तक, वो सारे के सारे राइट्स आपसे छीने जा चुके थे वर्ल्ड वॉर के टाइम में। क्योंकि वर्ल्ड वॉर के टाइम में एक इमरजेंसी आ जाती है। तो रॉलेट एक्ट में कहा गया कि जैसा वॉर के ज़माने में चल रहा था वैसे ही चलने दिया जाए। तो एक तरीके से गांधी जी वगैरह को लगा ये तो हमारी डेमोक्रेसी छीनी जा रही है क्योंकि जो हमारे राइट्स हैं आप उनको कर्टेल कर रहे हैं। तो इस बात के लिए क्या हुआ, गांधी जी जो थे इसके अगेंस्ट हो गए। और रॉलेट एक्ट जब वो पास हो गया इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, आप भी देखिए ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो काउंसिल्स अंग्रेजों के ज़माने में बनी होती थी वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स कहलाती थी। तो गांधी जी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच अनलॉ अनजस्ट लॉ विच वुड स्टार्ट ऑन 6 अप्रैल। तो 6 अप्रैल को उन्होंने कहा कि हमें इसके लिए हड़ताल करनी होगी। अब जब रैली ऑर्गेनाइज हुए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, हमने देखा कि वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप्स, शॉप्स क्लोज्ड डाउन एंड alarmed by popular upsurge, scared that the line of communication such as railways and telegraph would be disrupted, British decided to clamp down on the nationalist। तो अंग्रेज जो थे उन्होंने नेशनलिस्ट के ऊपर अटैक करना को पकड़ना शुरू कर दिया क्योंकि उनको दिखा कि जो शॉप्स हैं वो बंद होती जा रही हैं और जो लोग हैं रेलवे वर्कशॉप पे भी असर आने लगा। तो गांधी जी को बार कर दिया गया। 10 अप्रैल को गोलियां चली, मार्शल लॉ वॉज इम्पोज्ड। मार्शल लॉ का मतलब होता है शूट एट साइट ऑर्डर हो जाता है, 4 से ज़्यादा लोग एक साथ एक जगह पे हो नहीं सकते। अब एक जलियन वाला बाग 13 अप्रैल को क्या हुआ कि एक जलियन वाला बाग इंसिडेंट हुआ। जलियन वाला बाग इंसिडेंट में अगर आप देखें
तो ये एक ऐसा बाग था जो बहुत बड़ा नहीं था, और जो गोली जब चली तो उसमें एक ही एंट्री थी, और कई सारे लोग वहां पर आए हुए थे। तो एक साइड पे सारे लोग, आर्मी आई और उसने उस एंट्री की ऊपर अपना टैंक लगा दिया और फायर करने का ऑर्डर दे दिया जनरल डायर ने। अब जनरल डायर का ये जो ऑर्डर था कि भाई फायर किया जाए, उन्होंने इससे सोचा कि इससे एक मॉरल इफेक्ट वो होगा, और लोग जो हैं ब्रिटिश से के लिए फियर उनके मन में आएगा। मगर बिल्कुल उसका ऑपोजिट हुआ, और हम क्या देखते हैं कि जो लोग थे वो और भी रिबेल करने लगे और अगेंस्ट हो गए ब्रिटिश के, क्योंकि जलियन वाला बाग इंसिडेंट जो था वो, उसके मारे कई सारे लोगों ने अपनी टाइटल्स छोड़े, और पूरी कंट्री में इसके लिए बहुत बैड इम्प्रेशन आया अंग्रेज़ों के अगेंस्ट। और हम क्या देखते हैं कि उसके बाद जब जलियन वाला बाग के बाद हम क्या देखते हैं कि पुलिस अटैक ऑन गवर्नमेंट एंड अटैक ऑन पुलिस। तो क्या हुआ कि कई सारे स्ट्राइक्स हुए, और हम देख रहे हैं कि पुलिस ने क्या किया, सत्याग्रही को कहा कि अपनी नाक रगड़ो ज़मीन पे, मैंने हाईलाइट कर दिया, और क्रॉल करो ज़मीन पे, और सलाम करो। लोगों को पकड़ के उन्हें पीटा गया। कुछ जगहों पे इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, जो आज गुज्जरवाला आप माने पंजाब, जहाँ पर जो पाकिस्तान में आज जा चुका है, वहाँ पर ब्रिटिश का कंट्रोल इतना कम हो गया कि उनको उन लोगों को बॉम्ब करना पड़ा। ये कब किसके मारे हो रहे हैं? जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद जो कंडीशन है। जब गांधी जी ने देखा ये बहुत ज़्यादा वायलेंट होने लगा है, तो गांधी जी जो थे वो वायलेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया। ठीक है, वो चाहते थे। अब क्या हुआ, उसके बाद एक और इंसिडेंट आया वर्ल्ड में, और वो जो इवेंट था वो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही की सारा इशू चल रहा था। अभी आपने देखा रॉलेट एक्ट का जो था वो क्या था, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही चल रही थी। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो ओटोमन एम्पायर थी वो डिफीट हो गई थी। अब ओटोमन एम्पायर जो है वो, उसका जो स्पिरिचुअल हेड है वो है खलीफा। मतलब जो ओटोमन एम्पायर का जो हेड है वो अपने आप को रिलीजियस हेड भी मानते हैं। ठीक है। अब मुस्लिम्स को लगा कि भाई ये जो खलीफा की जो जगहें हैं, इसका इतना बड़ी एम्पायर जो थी, इसको छोटा कर दिया जाएगा, और ऐसा हुआ भी। तो कई सारे जो मुस्लिम्स थे वो खिलाफत मूवमेंट उन्होंने शुरू कर दी अगेंस्ट दिस। तो दो ब्रदर्स जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट शुरू करी थी, उनका नाम था मोहम्मद अली एंड शौकत अली। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि गांधी जी से कहा कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करिए, तो हम क्या करेंगे, हम मिल के अंग्रेज़ों से अगर लड़ेंगे। तो अगर आप देखो कि ये जो मूवमेंट थी ये पहले शुरू हुई। खिलाफत मूवमेंट को अगर आप समझना चाहें कि खिलाफत मूवमेंट क्या थी, तो ओटोमन एम्पायर एक एम्पायर थी जो मिडिल ईस्ट के एरिया में, वो जो एरिया था वहाँ पर रूल कर रही थी। और जो ओटोमन एम्पायर थी वो एक बहुत पुरानी एम्पायर थी। और जब वर्ल्ड वॉर हुई, अब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई थी 1919 में, तो वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होते ही ये सोचा गया, और मुस्लिम्स, क्योंकि उनका वो एक स्पिरिचुअल हेड थे, जो खलीफा होता है, वो एक एक रिलीजियस पोस्ट भी है, समझ में आया? तो क्योंकि वो एक रिलीजियस पोस्ट भी है, तो मुस्लिम्स जो थे उनको बहुत बुरा लगा कि भाई खलीफा जो है वो हार गए हैं। अगर खलीफा हार गए हैं तो उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनके अगेंस्ट इनजस्टिस नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने एक मूवमेंट शुरू करी जिसके लीड हेड थे मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली गांधी जी से बार बार मिलते थे, और गांधी जी से कहते थे, गांधी जी
हम खिलाफत मूवमेंट शुरू कर चुके हैं, आप भी हमारे साथ ज्वाइन करिए ताकि हम इनजस्टिस टू द मुस्लिम्स हैं उसको रोका सकें। और गांधी जी ने इस बात को देखा तो उन्होंने कहा, गांधी जी सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ ब्रिंगिंग हिंदूज एंड मुस्लिम अंडर वन अम्ब्रेला। आप देखो, इससे पहले कुछ ऐसे इश्यूज हो गए थे कि मुस्लिम लीग बन गई थी, है ना, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग पहले बन चुकी थी। तो अब हिंदू और मुस्लिम्स में जो सेपरेशन आ चुका था उसको ख़त्म करने का ये एक बहुत अच्छा तरीका था। तो गांधी जी ने भी इस बात को कन्विंस हो गए और उन्होंने कहा कि हम कौन सी मूवमेंट शुरू करेंगे। तो उन्होंने कहा हम शुरू करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये गांधी जी की फर्स्ट मेन मूवमेंट है जो उन्होंने शुरू करी। वाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? गांधी जी ने एक अपनी बुक में लिखा था, हिंद स्वराज में। गांधी जी ने कहा कि अगर हम अंग्रेज़ों के साथ कोऑपरेट करना बंद कर दें, इफ़ इंडियंस रिफ्यूज टू कोऑपरेट, द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर एंड स्वराज वुड कम। स्वराज का मतलब था सेल्फ गवर्निंग ब्रिटिश कॉलोनी। कब आ जाएगा स्वराज? अगर हम अंग्रेज़ों के साथ कोऑपरेट करना बंद कर दें, क्योंकि अंग्रेज तो 1% भी नहीं थे इंडिया का। वो रूलर थे मगर 1% भी नहीं थे इंडिया का टोटल पॉपुलेशन उनकी। हाउ कुड नॉन कॉपरेशन बिकम अ मूवमेंट? अब ये हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है। तो गांधी जी प्रपोज दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, हाउ कैन वी से दैट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन स्टेजेस? तो आंसर आएगा, इट बिगैन इन स्टेजेस हाउ पीपल स्टार्टेड सरेंडरिंग देयर टाइटल्स। और बॉयकॉट हुआ किसका? सिविल सर्विसेज का, आर्मी का, पुलिस का, कोर्ट्स का, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का, स्कूल्स का और फॉरेन गुड्स का। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सब एक साथ नहीं हुआ। सबसे पहले एक चीज़ को बायकॉट किया गया, जैसे कोर्ट्स को छोड़ा गया, फिर उसके बाद स्कूलों को छोड़ा गया, टीचर्स ने छोड़ा, फॉरेन गुड्स को यूज़ करना बंद किया गया। एक एक करके उन्होंने स्टेप बाय स्टेप इसको किया, मतलब ताकि वो लिंगर हो सके और उसका इम्पैक्ट ज़्यादा देर तक पड़ता रहे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गांधी जी बड़े स्कीम से चल रहे हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, मगर ऐसा नहीं है। महात्मा गांधी वॉज अ वेरी टैलेंटेड मैन एंड वेरी इंटेलिजेंट ऑल्सो। ही वॉज अ लॉयर, है ना। तो ही वॉज वेरी वाइज। और व्हाट डू वी सी कि उन्होंने कहा, इन केस द गवर्नमेंट यूजेस रिप्रेशन, फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च। और अगर किसी ने हमें रोका तो जो हम स्टेप स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं उसको स्टेप बाय स्टेप ना करके हम क्या करेंगे, एक साथ इसको शुरू कर देंगे। तो मतलब रोकना और भी खतरनाक है। तो ये हो गया। उसके बाद कैसे ये मूवमेंट अनफोल्ड करी और किन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, ये चीज़ जो है अब हम डिफरेंट स्टैंड ऑफ द मूवमेंट में स्टडी करेंगे।